ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। चाहे कितनी मुसीबत आए मगर विश्वास ना टूटे। बजरंगी ऐसा पकड़ो हाथ कभी ये साथ ना छूटे। ओ हनुमत ऐसा पकड़ो हाथ कभी ये साथ ना छूटे। जय हनुमान जय जय हनुमान, कृपा करो बजरंग बली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चीनी सामान पर सरकार को घेरा। कहा, सरकारी इमारतों में लगे हैं चीनी कैमरे, सरकार के पास नहीं है कोई जवाब। टीएमसी ने कोलकाता की भवानीपुर सीट से रिटर्निंग ऑफिसर को हटाने की मांग। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल को लिखा शिकायत पत्र। कहा, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के नजदीकी है आरोप। अभिषेक बनर्जी बनेंगे बंगाल के मुख्यमंत्री। विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी नेता कुणाल घोष का बड़ा दावा। राज्य में 23 और 29 अप्रैल को होने हैं चुनाव। सीसी ज्ञानेश कुमार ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, बंगाल में हो स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव। तमिलनाडु और केरल दौरे पर पीएम मोदी पार्टी पदाधिकारियों और प्रमुख नेताओं के साथ करेंगे बैठक। कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। हरियाणा से आप के प्रदेश अध्यक्ष रहे नवीन जयहिंद ने आप नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, 2024 में राघव चड्ढा को केजरीवाल के घर पीटा गया था। अहमदाबाद में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की हुंकार। एक जनसभा को करेंगे संबोधित, सरकार पर साधेंगे निशाना। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का आज बिहार दौरा। मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। ऐतिहासिक स्थलों पर बापू को देंगे श्रद्धांजलि। केरल में शशि थरूर के काफिले पर हुआ हमला। गनमैन और ड्राइवर से मारपीट, हिरासत में आरोपी। नासिक में हुआ बड़ा हादसा। कुएं में कार गिरने से एक ही परिवार के 9 लोगों की गई जान गंवाने में 6 बच्चे भी शामिल। ईरान ने मार गिराया अमेरिका का एक और लड़ाकू विमान। राष्ट्रपति ट्रंप बोले, ये युद्ध है, लापता पायलट पर साधी चुप्पी। कोई हमारे पायलटों को ढूंढ सकता है क्या? ईरानी संसद के स्पीकर गालिबफ ने उड़ाया अमेरिका का मजाक। F-15 गिराए जाने पर कहा, क्या जबरदस्त तरक्की है। जंग के बीच खाड़ी देशों के दौरे पर इटली पीएम जॉर्जिया मेलोनी। सऊदी क्राउन प्रिंस से की मुलाकात। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके। काबुल में 8 लोगों की गई जान। पाकिस्तान में भी तेज झटके महसूस किए गए। बांग्लादेश स्वतंत्र रूप से अपने फैसले लेगा। ढाका में प्रभाव पर अमेरिका की चीन को चेतावनी। कहा, सीमाओं के घटनाक्रमों का हिंद प्रशांत क्षेत्र ही नहीं, वैश्विक सुरक्षा पर भी पड़ता है असर। अमेरिकी सांसदों ने पेश किया मैच एक्ट। चीन की एडवांस सेमीकंडक्टर तकनीक तक पहुंच पर लगेगी रोक। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने पर दिया जोर। टाटा समूह के बाई हीराबाई ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे में विवाद। पूर्व ट्रस्टी महली मिस्त्री ने वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह की नियुक्ति को बताया अवैध। फैसले को दी चुनौती। जीमेल यूजर्स अपना ईमेल एड्रेस बदल सकेंगे। गूगल लाया नया फीचर। पुराने इनबॉक्स में ही आएंगे नए मेल। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। अगर क्रूड $100 के पार रहा तो रिजर्व बैंक बढ़ा सकता है ब्याज दरें। 6% के पार जा सकती है खुदरा महंगाई। देश में एलपीजी किल्लत की खबरों पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का बयान। कहा, देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं। हर रोज 28 लाख सिलेंडर की हो रही डिलीवरी। महाराष्ट्र की महायुति सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना अब गंभीर सवालों के घेरे में है। आरोप लग रहे हैं कि सरकार ने बिना जांच के ही पैसे बांटे हैं।
इस आरोप को लेकर शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में लेख छपा है, जिसमें दावा किया गया कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 2,47,00,000 महिलाओं ने इस योजना के लिए आवेदन किया था और बिना ज्यादा जांच पड़ताल के सभी को हर महीने 1,500 रुपए दिए जाने लगे। लेकिन जब केवाईसी प्रक्रिया शुरू हुई तो सच्चाई सामने आई। करीब 71 लाख महिलाएं ऐसी निकली जो इस योजना के लिए पात्र ही नहीं थी। यानी सरकारी कर्मचारी, ज्यादा आय वाले परिवार, यहाँ तक कि 4 पहिया वाहन रखने वाले लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे थे। हैरानी की बात तो ये है कि इन अपात्र लाभार्थियों को करीब 20 महीने तक लगातार पैसे मिलते रहे और इस दौरान सरकार ने करीब 21,300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी योजना शुरू करने से पहले सही जांच क्यों नहीं कराई गई। दरअसल मई 2024 के लोकसभा चुनाव में महायुति को झटका लगा था। इसके बाद विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने मध्य प्रदेश मॉडल पर ये योजना शुरू की ताकि महिलाओं को साधा जा सके। योजना का राजनीतिक फायदा तो मिला, लेकिन अब इसकी खामियां भी सामने आ गई हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये योजना सच में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए थी या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा। फिलहाल निगाहें सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी है। हरियाणा में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। हरियाणा के पंचकुला के एजीएल यानी एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड प्लॉट आवंटन केस में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी राहत मिली है। सीबीआई की विशेष अदालत ने हुड्डा के खिलाफ सभी आरोप खारिज कर दिए हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा को भी इस मामले में आरोप मुक्त किया गया है। इससे पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पर्याप्त सबूत न मिलने पर आरोप तय करने के आदेश रद्द किए थे, जिसके बाद सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दरअसल ये मामला हरियाणा के पंचकुला के सेक्टर 6 में करीब 3,360 वर्ग मीटर सरकारी भूखंड के आवंटन से जुड़ा है। इस केस में जांच एजेंसी का आरोप था कि 2005 में मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने कथित तौर पर नियमों को ताक पर रखकर पुरानी दरों या कहें कि बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर एजीएल को ये प्लॉट आवंटित किया था, जिससे सरकारी रेवेन्यू को नुकसान हुआ था। वहीं सीबीआई ने इस मामले में तत्कालीन सीएम भूपेंद्र हुड्डा के साथ साथ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को भी आरोपी बनाया था। हालांकि आरोप तय किए जाने के आदेश को भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एजीएल की तरफ से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती देने के लिए याचिका भी दायर की गई थी। वहीं अदालत ने मामले की सुनवाई में कहा कि आरोप साबित करने के लिए कोई भी ठोस सबूत नहीं है। कोर्ट ने बिना मजबूत आधार के आपराधिक मुकदमा जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों के खिलाफ करार दिया और अब पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राहत मिली है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर प्रतिक्रिया दी कि मैंने पहले ही कहा था कि मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। वहीं अब इसे पूर्व सीएम समेत पूरी हरियाणा कांग्रेस के बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर अब सरगर्मी बढ़ती जा रही है। मालदा हिंसा को लेकर जहां सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी में ठनी है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के नाम होने के दावे पर पीएम मोदी को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि अगर वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के नाम थे तो मोदी भी पहले उन्हीं के वोटों से जीते थे, इसलिए उन्हें सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। ममता बनर्जी की इस मांग के बाद बीजेपी में खलबली मच गई। जैसा आप जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह अक्सर बंगाल में घुसपैठियों का मुद्दा उठाते रहते हैं और टीएमसी को घेरने का काम करते हैं, लेकिन अब वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के नाम होने की खबर पर मोदी सरकार खुद ही गिर गई है। इसके साथ ही ममता ने शाह पर तंज कसते हुए कहा है कि शाह ने चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में ही रुकने की योजना की घोषणा की है। उनकी मौजूदगी से बीजेपी को चुनावी तौर पर कोई फायदा नहीं होगा। चुनावों के दौरान राज्य में शाह के लंबे समय तक रुकने से इसके विपरीत पार्टी के वोट शेयर में कमी आएगी। जैसा आप जानते हैं कि राज्य में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है, जिसे लेकर रैलियों का दौर जारी है और इन्हीं रैलियों में पार्टियां एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रही हैं। खैर, चुनाव की तारीखें नजदीक आने में अब बस कुछ ही हफ्तों का समय बचा है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। मम्मा, मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए। नहीं बेटा, ये हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नेचुरल और हेल्दी दिलाती हूँ। लो बेटा, ये पियो। ये गन्ने का जूस है, गर्मी में बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। मम्मा, ये तो बहुत टेस्टी है। मम्मा, आपके पास और भी ऐसे नेचुरल ड्रिंक्स हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बेस्ट है? बेटा,
चलो घर चल के मैं तुम्हें बाकी ड्रिंक्स के बारे में बताती हूँ। ये देखो बेटा, ये है नारियल पानी। गर्मी में ये बॉडी को ठंडक देता है। इसे पीने से बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और डाइजेशन भी अच्छा रहता है। और ये देखो, ये है नींबू पानी। इसमें थोड़ा धनिया और पुदीना मिला है। गर्मी में ये बॉडी को ठंडा रखता है और डाइजेशन में मदद करता है। और ये है छाछ। इसे पीने से पेट हल्का रहता है और खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है। ईरान जंग में अमेरिका और इजराइल के हमलों ने सारी हदें पार कर दी हैं। उन पर युद्ध अपराध के आरोप लग रहे हैं। इस बार उन्होंने ईरान के ब्रिज, अस्पताल, मेडिकल लैब और स्टील प्लांट को टारगेट किया है, जिसमें ईरान की राजधानी तेहरान को कराज, जो एक अहम औद्योगिक क्षेत्र है, उससे जोड़ने वाले ब्रिज B1 तबाह हो गया है। इस हमले में 8 नागरिकों के जान जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर भी है। जबकि जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक युद्ध में सिविलियन टारगेट्स पर हमले वॉर क्राइम के दायरे में आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी तेहरान के मेडिकल सेंटर्स को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताई है। ऐसे में ईरान बुरी तरह भड़का हुआ है। उसने भी खाड़ी क्षेत्र में मौजूद कई मशहूर पुलों की एक लिस्ट जारी की है, जिन्हें निशाना बनाया जा सकता है। इस सूची में कुवैत का शेख जाबेर ब्रिज, सऊदी और बहरीन को जोड़ने वाला किंग फहद काजवे और UAE के शेख जायद जैसे बड़े पुल शामिल हैं। ईरान केवल धमकी ही नहीं दे रहा है, बल्कि उसकी तरफ से दुश्मन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले भी किए जा रहे हैं। उसने बहरीन, UAE, कुवैत और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें दागी हैं। कुवैत ने बताया कि ईरान ने उसके मीना अल अहमदी के तेल रिफाइनरी बंदरगाह पर फिर हमला किया है और साथ ही एक वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को भी निशाना बनाया गया है। वहीं ईरानी मीडिया तस्नीम न्यूज एजेंसी ने मध्य ईरान के ऊपर एक अमेरिकी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की तस्वीरें जारी की हैं। ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने एक और अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को मार गिराया है। यानी ईरान ने अमेरिका और इजराइल को साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। इस बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर आ रही है कि 1 महीने से ज्यादा दिनों से चल रहे इस संघर्ष में ईरान के लगभग आधे मिसाइल लॉन्चर अभी भी बरकरार हैं और हजारों एक तरफा हमलावर ड्रोन ईरान के शस्त्रागार में मौजूद हैं। यानी ईरान जो कह रहा है कि वो 6 महीने से ज्यादा वक्त तक जंग लड़ सकता है, वो केवल इसका दावा नहीं कर रहा, बल्कि ऐसा करने का मादा भी रखता है, जो अमेरिका और इजराइल की चिंता को और बढ़ा रहा है। इस बीच अमेरिका को उसके नेटो सहयोगियों की तरफ से भी बड़ा झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र में हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए सैन्य ताकत के इस्तेमाल की इजाजत मांगते हुए प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन रूस और चीन के साथ साथ फ्रांस ने भी इस पर वीटो लगा दिया है और अब नॉर्वे ने भी ईरान के खिलाफ सैन्य बल के इस्तेमाल से इनकार कर दिया है। ऐसे में अब ये जंग आगे क्या मोड़ लेती है, ये देखना होगा।